मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और मेथड हमने लेना है इनकम मेथड, ठीक है ना, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड के कंपोनेंट्स होंगे, इनकम मेथड के क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहली बात ये देखो कि इनकम मेथड का जो एग्रीगेट होगा ना, इसका जो एग्रीगेट होगा, इस एग्रीगेट में को क्या बोलेंगे हम, NDPFC बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकम मेथड के जो भी एग्रीगेट्स होंगे, यानी इनकम मेथड के जो कंपोनेंट्स होंगे, उन कंपोनेंट्स का जो एग्रीगेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, NDPFC। तो अभी हम बात करते हैं मेथड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और उन कंपोनेंट्स को अगर आप एग्रीगेट करोगे तो क्या निकलेगा, NDPFC। फिर NDPFC के बाद NNPFC, नेशनल इनकम पे निकले चले जाओगे, और आपको पता ही है उसके बाद हमने क्या करना होता है, कन्वर्जन का ट्रिक अपनाना होता है, D को N में बदलना होता है। बस NDPFC के बाद डोमेस्टिक है ही, बस प्लस NFIA करना है और NNPFC पे पहुंच जाना है। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं हम उस कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट होता है इसका, इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखिए, डिटेल स्टडी आप लोग कर लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहला हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दूसरा हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, और तीसरा हमारा हो गया मिक्स्ड इनकम। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो तुमको मैंने लिखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी उसको हमने देख लेना है, ठीक। इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होंगी, फाइन, वेजेज एंड सैलरीज, याद रखना है, इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड, कैश में भी काइंड में भी, दोनों में। जैसे मान लो वेजेज एंड सैलरीज कैश में मतलब आपका जो बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलाउंस है, कमीशन है, हाउस रेंट अलाउंस है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कैश के फॉर्म में आपको मिल रही हैं, चाहे वो वेजेज हो और चाहे सैलरीज हो, उसको हम बोलेंगे वेजेज एंड सैलरीज इन कैश। काइंड में मान लीजिए आपको अगर पैसे में ना दे करके सुविधाएं आपको दी जाती हैं, ठीक है ना, सुविधाएं दी जाती हैं ना, जैसे फ्री एजुकेशन चिल्ड्रन को, जैसे फ्री कार, फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो, और कोई बेनिफिट्स आपको दिया जाए। जैसे जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी में ही उसके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बिरला है, बिरला के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे टाटा है, इसके भी अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, और तुम उसी में काम करते हो, तो तुम्हारे बच्चों का जो है ना शिक्षा दीक्षा अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन में होता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा हो या कंसेशनल रेंट पे हो रहा हो, कंसेशनल रेट पे हो रहा हो, तो जो कुछ भी तुमको छूट मिल रहा है दैट इज़ व्हाट कॉल्ड इन काइंड। आपको गार्डनर है, कई बार आपको माली दिया जाता है, गार्डनर दिया जाता है, कई बार आपको हाउस हेल्प जो डोमेस्टिक हेल्प होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं जिसके लिए आपको कुछ चुकाना नहीं होता। तो दैट इज़ व्हाट दैट कम्स अंडर वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड। ये कहाँ पे आ गया, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड हो गया, ठीक। तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मान लो जैसे तुम्हारी प्रोविडेंट फंड है,
प्रोविडेंट फंड है तुम्हारी, उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन नहीं, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी काउंट हो जाता है। वेजेज एंड सैलरीज इन कैश में ऑलरेडी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काउंट हो जाता है। यहाँ हम सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ग्रेचुइटी है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, इसमें पेंशन नहीं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, उस रिटायरमेंट बेनिफिट में जो कुछ भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, है ना, वो इस सेक्शन के अंदर आएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी वेजेज एंड सैलरीज में है। तो अगर तुमको बोले, क्वेश्चन में बोले कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अमाउंट एक्स, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अमाउंट वाई और एम्प्लॉयज सैलरी अमाउंट जेड, तो तुमको अमाउंट जेड लेना है और अमाउंट वाई लेना है, एक्स नहीं लेना है। एक्स यानी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो तुमको नहीं लेना है, तुमको एम्प्लॉय की सैलरी लेनी है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है टुवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट। गेटिंग माय पॉइंट? आपको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी वेजेज एंड सैलरीज इन कैश में काउंटेड हो चुका होता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये याद रखना है, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। वेजेज एंड सैलरीज इन कैश में मैंने आपको क्या क्या बोल दिया, जैसे मान लो सैलरी हो गई, सैलरी मतलब बेसिक पे हो गया, जिसको बेसिक पे बोलेंगे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, कुछ भी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सब अलाउंसेस सब मॉनेटरी फॉर्म में आपको मिलते हैं। जो कुछ भी आपको मॉनेटरी फॉर्म में मिलते हैं उन सब का जो टोटल हुआ वो वेजेज एंड सैलरीज इन कैश हुआ। जो कुछ भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, सुविधाएं आपको मिलती हैं जिसके लिए आपको पेमेंट करना नहीं होता, आपके बदले कोई और खर्च करता है, कर तो रहा है ना कोई खर्च, वो फ्री में तो नहीं मिल रहा है ना, उसको तो फ्री में नहीं मिल रहा। अगर आपको उसने रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है उसे तो रेंट पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। या उसको, उसका अगर अपनी प्रॉपर्टी है और उसमें आपको रहने को दे रहा है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है। अगर किसी और को दे देता तो उसको कुछ इनकम मिलती वहाँ से, वो तो नहीं मिल रही ना उसे, उन सब का कॉस्ट है, ठीक है। तो वो आ जाएगा वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड में। और यहाँ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एक बात को मैंने 2 बार बोला, इधर से घूमते हुए बोला, इधर से जाते हुए बोला, फिर इधर से घूमते हुए बोला, 3 बार मैंने बोल दिया। इसको मुझे लगता है एनफ है, अब आपको याद रहना चाहिए। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस को, ऑपरेटिंग सरप्लस को हम 3 पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है कि जो कुछ भी ऊपर से मिला है ना, जो कुछ भी हमको, इसको पहले 2 पार्ट में बांटो ऑपरेटिंग सरप्लस को। एक में बांटो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरा आप ले लीजिए इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मैं बता रहा हूं ये कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं, न्यूमेरिकल के लिए भी यूज हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्या है कि इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो 1 मार्कर पूछे जाएंगे, जो 20 क्वेश्चन में से कुछ भी पूछे जाएंगे यहाँ से आएंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किस, क्या पार्ट है, मतलब कौन सा कंपोनेंट है जो आप इनकम मेथड में जब काउंट करते हो तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किस का सब हेड है, ऐसे करके किसी भी फॉर्म में ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो है उसको भी आप फर्दर क्या कर सकते हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को फर्दर क्लासीफाई आप कर सकते हो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ गया रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आप जो इसको क्लासीफाई करोगे फर्दर वो आ जाएगा रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। तो रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, ये आ गया। रेंट मतलब जो प्रॉपर्टी है उसकी रेंट, लैंड की रेंट।
रॉयल्टी मतलब लैंड के अंदर की अगर कोई चीज़ है ना, उसका राइट, ठीक है ना, जिसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। इंटरेस्ट का मतलब जो कैपिटल लगाया गया हुआ है उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट। तो रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रहा है। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो इनकम आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीजें आ गई, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। वैसे देखें तो क्या क्या आ गया? रेंट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट के भी यहाँ प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट के आप क्या करोगे? 3 हिस्से कर दो। ये प्रॉफिट के भी 3 पार्ट हो सकते हैं। 3 पार्ट क्या क्या हो सकता है? कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। इसका मतलब हो गया कि जो एंटरप्राइज है वो जो टैक्स अपनी प्रॉफिट पे करती है सरकार को। जो प्रॉफिट अर्न करती है ना, कोई भी एंटरप्राइज जब कोई प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट पे सरकार को वो टैक्स पे करती है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, इसको हम प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं। इसके बाद है आपका डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, टैक्स पे करने के बाद जो भी पैसा बचता है उसको एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को यानी कि एंटरप्रेन्योर्स को दे दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स डिविडेंड। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको बोलिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलेंगे, जो प्रॉफिट बांट दिया गया। और लास्ट में जो कुछ भी फर्म में रह गया, बांटने के बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा बच गया उसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी जब ये हिस्सा बच गया डिविडेंड पे करने के बाद जो भी बच गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। गॉट माय पॉइंट्स? सारी बातें समझ रहे हैं? अच्छा, लास्ट में आपके क्या आ गया बेटा? मिक्स्ड इनकम। ये इनकम क्या है? दिस इनकम इज, जो इन दोनों में ना आए उस इनकम को मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। यानी कि ये सैलरी की इनकम भी नहीं है ना, सैलरी वेजेस नहीं है, यानी आप कहीं एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, ना ही आप कोई बिजनेस करते हो ताकि ऑपरेटिंग सरप्लस आपको मिलता। तो आप क्या कर रहे हो? इस टाइप से बिजनेस में नहीं है, आप ना प्रोफेशन कर रहे हो, आपका कोई छोटा मोटा कारोबार है, काम है अपना, कोई छोटा मोटा क्या है? काम है। आप प्रोफेशनल हो या आप छोटे मोटे काम करते हो और अपनी आजीविका का जो है ना, आजीविका अपनी कमाते हो। जैसे मान लो सड़क किनारे टपड़ी पे चाय बेचने वाला, ठीक, सड़क किनारे टपड़ी पे चाय बेचने वाला, पानी बेचने वाला, फाइन। हमारे जैसे टीचर लोग जो छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन जो चलाते हैं, है ना, वो लोग, डॉक्टर का क्लिनिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस, लॉयर, ये सब जो लोग हैं जो कि अपना काम चलाते हैं, अपना प्रोफेशन कैरी ऑन करते हैं, ठीक है ना, जो भी स्किल या जो वोकेशन या जो स्किल या जो स्पेसिफाइड नॉलेज इन्होंने एक्वायर किया हुआ है और उसके बेसिस पे जो अपने स्तर पे काम करते हैं, उन सब की जो इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। ठीक है, उन सब की जो इनकम होती है उसको हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। तो जब आप इन सब को प्लस कर दोगे तो आपको क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी निकलेगा। पुत्रों, बच्चों, पहले ही मैंने बता दिया है, इनकम मेथड में एग्रीगेट, यानी पहले एग्रीगेट में से कंपोनेंट्स को देख लीजिए, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को एग्रीगेट कर देंगे तो क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी निकलेगा। अब बात कहाँ फंसती है, अड़ती कहाँ है बात, उसको देखिए जरा। आप लोग कहाँ अड़ते हो? आपके पास में क्या होता है, कभी कभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ होता है और साथ में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ होता है। अब आपको निर्णय ही नहीं ले पाते आप कि मैं इसमें ये भी है, ये भी है, क्या लिखूँ मैं? ऑब्वियस है, जब ये है तो इसको लिखेंगे, इसको थोड़े ही लिखेंगे, ये तो सब पार्ट्स हैं, तो मेन बॉडी को लिखेंगे, पार्ट को थोड़े ही लिखेंगे। ठीक है ना। जब ध्रुव लिखा हुआ है,
तो ध्रुव के पैर, हाथ, नाक, कान को थोड़े ना देखेंगे, सीधे ध्रुव लिखेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो जब हमारे पास हेड ऑफ द फैमिली हो, जब हेड ऑफ द फैमिली हो तो हमने बच्चों के नाम थोड़े ना लिखने होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली के नाम लिखने होते हैं। ठीक है, जब तुम्हारे घर पे जब तुम्हारे घर पे किसी के शादी का कार्ड आता है तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है? प्रीतिका, जो तुम्हारी बहन का नाम हो, भाई का नाम हो, उन सब के नाम लिखे होते हैं, पापा मम्मी के नाम लिखे होते हैं या खाली पापा का नाम होता है? टू मिस्टर एंड मिसेज, टू मिसेज एंड मिस्टर, बस इतना ही लिखा होता है। और तो नाम तुम सारे क्या हो? हाँ, फैमिली लिखा होता है। फैमिली लिख दिया तो बात खत्म ना, नाम लिखने की जरूरत नहीं, यही फैमिली हो गया ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या हो गया? फैमिली हो गया, बाकी ये सारे बच्चे कच्चे हो गए। ठीक है, तो जब फैमिली है तो बच्चे कच्चे का नाम क्या रेलिवेंस है? कोई नहीं है ना कोई। चलिए समझदार बच्चों, इन सब के बारे में बता दिया मैंने, ये भी बता दिया मैंने, ये भी समझ में आ गया। इन सब को आप क्या करें? हाँ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग एक ही बात है। प्रॉफिट का वो पोर्शन, जो पोर्शन जिसका आपने डिस्ट्रीब्यूशन ना किया हो। तो जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा हुआ होगा तो बाकी चीजें ऐड करनी है। देखिए, जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ होगा इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग है। समझिए, जब भी कभी आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दी हुई हो इसका मतलब आप सीधा सीधा समझेंगे कि भैया ये जो है हमारी रिटेन्ड अर्निंग है। गॉट इट? समझ में आई बात? ये ध्यान में रखना है कि रिटेन्ड अर्निंग का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मान लीजिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है और साथ में कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया हुआ है, साथ में कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया हुआ है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को कॉर्पोरेट टैक्स से प्लस कीजिए तो प्रॉफिट आएगा, प्लस करना होगा। समझ गए? तो यहाँ भी मैं वहाँ से अब आगे यहीं बढ़ने वाला था। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। आपको रॉयल्टी दी लिखी हुई है और आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? रॉयल्टी भी लिखी हुई है, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखी हुई हो, रॉयल्टी भी लिखी हुई हो और ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिखी हुई हो। ठीक है, तो आप किसको लेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस को लेंगे। ठीक, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का ही हिस्सा होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो चाहे ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा हुआ हो तो चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, सबको इग्नोर कर देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस को लेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट गाइस, एंड फाइनली मिक्स्ड इनकम। सबको क्लब कर दीजिए। इनकम मेथड से क्या निकल के आएगा? इन सबको क्लब करेंगे तो क्या मिलेगा? NDP-FC मिलेगा। ठीक है, तो एक आधा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमारी औकात कितनी है, कहाँ पर पहुँचे हैं हम, हैं कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया। तो एक आधा प्रैक्टिकल से इसको हम क्या करेंगे? एक आधा प्रैक्टिकल करके हम इसको अपने आप को कर लेंगे। तो कैलकुलेट नेशनल इनकम या NNP-FC। ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगा, मैं लिखवाऊंगा आपको और आप वो लिखोगे। जैसे नेट एक्सपोर्ट्स डिक्टेट करवा रहा हूँ, प्लीज राइट डाउन। नेट एक्सपोर्ट्स -70, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज compensation of employees 800, mixed income 900। ठीक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -50। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स of private enterprises 600। consumption of fixed capital
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200, रेंट 350, प्रॉफिट 600, इंटरेस्ट 450, कॉर्पोरेट टैक्स 350, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 250। ये सारे कंपोनेंट्स हैं आपके पास। अब आपको निकालना है एनएनपीएफसी। जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट से आपको दिखते ही पता चल जाता है कि ये सारे के सारे कंपोनेंट इनकम मेथड के हैं, ठीक है ना। अब इसी में से हमको क्या करना है, लेना है। तो देखिएगा हमने करना क्या है, हमको क्या क्या चाहिए था। जो हमारे एग्रीगेट्स हैं उसमें से क्या क्या चाहिए था हमको। एग्रीगेट्स क्या क्या थे, सबसे पहले क्या था, COE था ना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या था, COE। COE कहाँ से आ गया, ये 800 रुपये दिया हुआ है, तो चलो यार तुमने 800 रुपये ले लिए, ठीक है। क्या लिखा तुमने, 800 रुपये COE ले लिए। उसके बाद क्या चाहिए था, COE के बाद आपका क्या था, ऑपरेटिंग सरप्लस। COE का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, अपने आप COE दिया हुआ है तो कंपोनेंट होता नहीं होता, क्या फ़र्क पड़ता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। सर रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट के ही तो हमको क्या चाहिए, पहले हमको उस पर फोकस करना है, जो हेड्स हैं उस पर फोकस करना है। उसके बाद हमको नीचे मतलब डीप जाना है। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो प्रॉफिट का पार्ट लिखा हुआ होता, लेकिन प्रॉफिट तो लिखा हुआ है और इसमें प्रॉफिट का पार्ट भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देखो, कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट का पार्ट होता है, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स भी प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो ये तो पार्ट होते हैं ना हमारे पास में। लेकिन नेट रिटेन्ड अर्निंग, एक सेकेंड, नेट रिटेन्ड अर्निंग का जो फिगर है शायद ये गलत भी हो सकता है, एक बार चेक करने दो। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस, हाँ, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस लिखा हुआ है, समझ गए। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज मैंने बोला हुआ था, फाइन। तो हमको इससे कोई लेना देना है ही नहीं। हमने कभी बोला क्या, प्राइवेट इंटरप्राइजेस की तो बात करी नहीं हमने कभी, रिटेन्ड अर्निंग प्राइवेट इंटरप्राइजेस वगैरह वगैरह कुछ नहीं बोला। हमने तो सिर्फ इतना कहा कि देखो यार हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है ना, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है, और ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने क्या क्या बात करी, व्हाट डिड आई टॉक, आई टॉक्ड अबाउट प्रॉफिट, आई टॉक्ड अबाउट रेंट, इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग एंड प्रॉफिट। when I talked about profit, I talked about corporate tax, I talked about retained earnings or undistributed profit, and I talked about dividend, right? These three things that I talked about. I never talked about what is net retained earnings of private enterprise. I didn't talk about that. So you don't have to consider this. This is, out of syllabus question. समझ गए, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, इसको हमने सोचना ही नहीं है। तो आपने क्या ले लिया, अब प्रॉफिट ले लिया। यू टुक प्रॉफिट इज 600, यू टुक रेंट एंड दैट इज 350, यू टुक व्हाट, इंटरेस्ट एंड दैट इज 450। सो दिस इज व्हाट द पार्ट, ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ये पार्ट जो हो गया बेटा किसका हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा हो गया। तो COE ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। और लास्ट में क्या है, मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम दे दिया। मिक्स्ड इनकम कितनी है बच्चों, 900 मिक्स्ड इनकम है। तो इसको कंपोनेंट को जब तुम प्लस करोगे सारे एग्रीगेट्स को, तो ये क्या मिलेगा, NDPFC मिलेगा। कितना हो गया, 14, 1750, 2200 और 900, 3100 तुम्हारी NDPFC होगी।
अब तुमको जाना कहाँ पे है, NNPFC पे जाना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, NFIA, इसमें प्लस कर दोगे क्या, NFIA प्लस कर दोगे, एंड दैट इज एक्चुअली -50, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 3050 CRS, ये तुम्हारी नेशनल इनकम होएगी। यस सर नो, यस सर नो, मुझे लगता है एनफ हो गया, ठीक है।